नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं खेसारी दाल पर। खेसारी दाल यानी गरीबों की दाल देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं त्योड़ा तो कहीं खेसारी तो कहीं लाख और लखौड़ी। देश के कई हिस्सों में इसका उत्पादन होता है और ख़ासतौर पर गरीब लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन 5 दशक पहले विषाक्तता के नाते इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाल में सरकार ने जब इससे प्रतिबंध हटाने की पहल की तो कई सवाल खड़े हुए। वो ना पैदा होते तो बहुत अच्छा था, या पैदा होते ही मर गए होते तब भी अच्छा था। जिस तरह से वो जिंदगी जिए हैं और जो हैं भी, उनकी जो हालत है उसको हम कह नहीं सकते थे। ये हैं रीवा जिले के पनासी गांव के रामशरण आदिवासी। उम्र 60 साल है। 1980 में 24 साल के थे तभी खेसारी दाल ने इनको विकलांग बना दिया। इसी नाते शादी ब्याह भी नहीं हुआ, न किसी नाते रिश्तेदार ने मदद की। सरकार भी उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची, न ही डॉक्टर। न मनरेगा से उनका भला हुआ, न राशन की दुकान से। आज घिसट कर चलने की नौबत है। दर्द असह्य होता जा रहा है, आंख से दिखना भी कम हो गया है। अभी ऐसा ना कि पानी बरसत रहा, हवा चलत रहा है, वही भीज गए और वही भीजब जौन है इतना बड़ा असर मार दिहिस, चंकोर दिहिस और तब ऐसे हो गया घसीले लागे, गिरे उठे चलेगा कौनो शकल ही न रह जाए। ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा भोला। पहले कम रहा, चलत फिरत रन खूब। अब तो जब जौन नहीं चल पाई था। गोड़े हाथे मऊआ फाटन चढ़ा थी, दर्द बहुत करा थी। सांस फूल पचकई लागा थी, उभड़ई लागा थी। रामशरण जैसी ही दशा 65 साल के मल्लू प्रसाद की है। दावा है कि सरकारें 1 रुपए किलो चावल और गेहूं दे रही हैं, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री विकलांगों को दिव्यांग बताकर संवेदना जता रहे हैं, लेकिन खेसारी से विकलांग बने इन जैसों की कोई पूछ नहीं है। उनके जैसी तमाम दर्दनाक कहानियां विंध्य इलाके में बिखरी पड़ी हैं। जांच भर करे आवत हैं, दौड़िया बोले ही दौड़ुआ बोले ही कोनो साहब वही नहीं है, तब का कही मने 1.5 से महीना मिलत रहा है। फिर 65 मिले लाग, अब वो सब कट गया, तब मिलते नहीं आए। दलित कन्हई लाल की दशा तो और भी दयनीय है। 3 साल से न तो उनको गल्ला मिल रहा है और न ही कोई पेंशन। खेसारी या मटरा से ये भी लंगड़े हो गए थे। ठीक से बोलना कठिन है। सरकारी मदद को मोहताज कन्हई ने कई दफ्तरों के चक्कर काटे, आधार कार्ड से लेकर तमाम कागज बनवाए, बैंक का खाता भी खोला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पेंशन नहीं मिला। 150 पहले शुरुआत 150 मिले। अब हो गया, वहाँ बंद हो गया। 150 वाला भाव गल्ला बंद है। वह मटरा, काला मटरा, वो मटरा से फिर साहब आए रहा बहुत दूर के कर, तो बंद कराए। एक दौर में रीवा जिले का पनासी गांव सुर्खियों में रहा। यहां खेसारी दाल के इतने शिकार बने कि पनासी को लंगड़ों का गांव कहा जाने लगा था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर बसे पनासी से इलाहाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय रीवा यहां से 90 किलोमीटर है। खेसारी पीड़ितों में बहुत से लोग मौत का शिकार बन चुके हैं। जो जिंदा हैं उनको इलाकाई जमींदार प्रभाकर सिंह थोड़ी बहुत मदद दे देते हैं। 2000 की आबादी वाले पनासी में दलित, आदिवासी और सभी जातियों के लोग रहते हैं।
56-57 में सन अचानक ही ऐसे एरिया के बहुत से लोग लंगड़े हो गए। इसके लिए हम गए रीवा और वहाँ डॉक्टरों से संपर्क किया तो इस क्षेत्र में वो घूमे और उसका रिसर्च किए और इस नतीजे पे पहुँचे कि ये मटरा खाने से इस लंगड़े होते हैं। खेसारी या मटरा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रीवा जिला रहा। यहाँ खेसारी को मटरा कहते हैं। मटरा बिहार के भागलपुर जिले से आई थी। भयानक गरीबी के दिनों में मजदूर साल भर खेसारी ही खाते थे। इसी की दाल, रोटी, बेसन और दलिया सब। दिन भर काम के बदले तब मजदूरों को 2 किलो मटरा मिलता था। पहले ये मटरा मजदूरी के तौर पर इनको देते थे क्योंकि 2 कारण था। एक तो सबसे सस्ता था तो किसान को इसका पैसा नहीं मिलता था ठीक, और मजदूरी तौल के दी जाती थी। मटरा वजनी था इसलिए उसको मटरा ही मटरा दिया जाता था। वही वो उसी की दाल, उसी की रोटी 12 महीने खाते थे। और बारिश में जब बैठते थे काम करने के लिए, लगातार बारिश हो, पुरवैया हवा बहे, तब लंगड़े होते थे। दाल संकट से जूझ रही भारत सरकार आज कई विकल्प तलाश रही है। खेसारी दाल पर लगा प्रतिबंध हटाने की पहल उनमें से एक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लाइलाज लंगड़ा रोग की जनक खेसारी दाल पर 1961 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन प्रतिबंध हटने की पहल पर 2 मोर्चे खुल गए हैं। देखा ये गया कि इसको खाने से एक ज़्यादा संख्या में लोग, एक लेथरिज्म ये बीमारी है। लेथरिज्म शब्द जो है वो खेसरी दाल खाने से जो बीमारी होती है ये शब्द है। उसमें जैसे पैरालिसिस टाइप, लंगड़ापन, चलने में ये बीमारी काफ़ी लार्ज स्केल में फैली। रिसर्च हुए, लोग आए और इसको शायद प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बंद नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कानूनी रूप से कि किसी अनाज को बंद करने से के बजाय ये उसमें फाइनल रिसर्च होना चाहिए कि किस तरह हम इसका उपयोग करें कि यह नुकसानदायी ना हो और वो उपयोग के उसमें आ सके हमारे। यही एक कंट्री है जहाँ पर कि बैन कर दिया गया इस ढंग से। बाकी जगह उसको मैनेजमेंट का तरीका बताया गया कि इसको आप कैसे यूज़ करो। चोरी छिपे मैंने देखा है 5 रुपए 10 रुपए किसान से वो खरीद करके ले गए हैं जिस समय मिडलमैन, बिजनेसमैन, और उसी को फिर वही मिल में करके दाल बना करके उसको 80 रुपये और 90 रुपये के दाल में मिक्स करके वो बेच रहे हैं। अब 10 से जहाँ कोई 80 और 90 कमाने जा रहा है, वो क्यों चाहेगा कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ से निकल जाए? खेसारी से सबसे अधिक प्रभावित विंध्य देश का शानदार इलाका है। इसका मुख्यालय रीवा कभी संपन्न रियासत थी। सफेद बाघ और तानसेन की यह धरती विंध्य प्रदेश की राजधानी भी थी। विंध्य प्रदेश में 60 सदस्यों की विधानसभा ने 4.5 सालों में शानदार काम किया। बाद में 1 नवंबर 1956 को विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा बना तो भी गरीबी यहां की नियति बनी रही। त्योंथर इलाके में आज भी उपेक्षा साफ दिखती है। यहाँ खासतौर पर तमस नदी से लगे कई इलाकों में खेसारी ने कहर ढहाया है। जाने माने पत्रकार रामशरण जोशी ने उस दौर की दयनीय दशा को आंखों से देखा और काफी लिखा पढ़ा। मई जून जो होता है उसमें सूखा पड़ता है, यानी बारिश नहीं होती है। ये बेचारे जो खेतिहर मजदूर जो थे उन्हें छुट्टा छोड़ दिया जाता था 2-3 महीने के लिए। अब बताइए वो कैसे जिंदा रहेंगे? तो वो मटरा पर जिंदा रहते। दूसरा वो क्या करते, ये सुनिए, ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात है। वो ये कि वो सुबह सुबह घर से निकलते अपनी झोपड़ियों से, स्त्री भी पुरुष भी और बच्चे भी जंगल में जाते। वो वहाँ पर जो पशुओं का जो होता उसको इकट्ठा करके लाते और इसके बाद वहाँ नदी थी, नदी का नाम था तमस, उसको वहाँ ले जाकर उसको फिर धोते पहले।
उसमें से गोबर वगैरह जो है, लीज गोबर जो भी है निकालते, फिर इसको घर ला करके हंडिया में पकाते और पकाने के बाद फिर उसको खाते। ये उनका कम से कम 2 महीने तक सुबह शाम का भोजन हुआ करता। और इससे आप समझिए कि ये एक दूसरा भारत, जो कि हम लोग मत अनजान थे। जब ये रिपोर्ट मैंने जारी की, अर्जुन सिंह जी ने जारी की, वो तो उस समय मुख्यमंत्री थे। इसके बाद संसद लोकसभा में विशेष रूप से हंगामा हुआ। लंगड़ेपन और विकलांगता की तमाम घटनाओं ने दिल्ली को दहला दिया। 1961 में केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लागू हो गया। बाद में एक एक करके राज्यों में प्रतिबंध लगता रहा। 1976 में गुजरात और सबसे अधिक प्रभावित मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल 2000 को प्रतिबंध लगा। इससे पहले 1983 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मध्य प्रदेश में मजदूरी के बदले खेसारी देने पर रोक लगी थी। अब दाल संकट बढ़ा तो दूसरे विकल्पों के साथ सरकार ने खेसारी से प्रतिबंध हटाने की पहल की। इसे लेकर कई सवाल उठने ही थे। मैं समझता हूँ कि मटरा दाल का अगर फिर से शुरू होता है तो इससे जाहिर है कि जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग है, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खेसारी या लेथाइरस सैटिवस ऐसा कठोर पौधा है जो किसी भी मिट्टी या हालात में पैदा हो सकता है। इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगने के पहले 13 लाख हेक्टेयर में खेसारी की खेती होती थी। हाल के वर्षों में तमाम बदलावों और सिंचाई सुविधाओं के विकास के नाते खेसारी का रकबा घटा, तो भी ये आज देश में 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जा रही है। असिंचित इलाकों और काली मिट्टी में इसकी उपज काफी हो रही है। इसका सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। खेसारी दाल के प्रमुख इलाके हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका। बहुत से लोगों का तर्क है कि अगर खेसारी दाल से प्रतिबंध हटा दिया गया तो शायद दाल के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। लेकिन तमाम लोग इस चिंता में भी हैं कि अगर बहुत से किसानों ने पुराने विषाक्त बीजों को बोना जारी रखा तो शायद स्वास्थ्य के बड़े खतरे भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि हाल के सालों में क्या वैज्ञानिक प्रयास हुए हैं। देश में कृषि वैज्ञानिकों ने दलहन के अनुसंधान की दिशा में काफ़ी काम तो किया, लेकिन खेसारी दाल इससे अछूती रह गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की, कुछ नई बीज की प्रजातियां आईं, लेकिन वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाईं और शायद इसी नाते पुरानी प्रजाति के बीजों का उत्पादन जारी रहा। बेशक आज हालात बदल चुके हैं। बीते 22 वर्षों में खुद ICMR ने तस्वीर बदली हुई पाई है। इसी नाते कृषि मंत्रालय इसकी खेती को प्रोत्साहित करने की तैयारी में है। खेसारी की नई प्रजातियां बेहतर हैं और इनमें न्यूरोटॉक्सिन नाम मात्र का है, लेकिन वास्तव में खेसारी आदमी की सेहत से खिलवाड़ करती है या ये केवल मिथ है, इसे लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 1995 में इसी मसले पर गंभीर पड़ताल की थी। समिति के समक्ष सरकार ने प्रतिबंध जारी रखने की वकालत की थी और कहा कि प्रतिबंध हटा तो खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और महामारी सी फैल सकती है। ग्रास पी जैसे घास पत्थर पर भी हो जाता है, उसी तरह से ये भी किसी भी सिचुएशन में हो जाएगा जिसमें कि पी मतलब मटर की फली की तरह से इसमें लगता है। और मैं तो ये कहूँगा ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक इतने दिनों से इसको सेल पर बैन करके रखे। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें एक टॉक्सिन है जिस कारण से कि लेथराइस वाली चीज़ होती है, लेकिन वो किस सिचुएशन में? अगर लगातार आदमी कोई इसी को 2-3 महीने तक दिन रात यही खाए
ICMR और कई संस्थाओं ने पाया कि खेसारी से आदमी ही नहीं, चूहे, बंदर, घोड़े और भेड़ तक पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब तक 2 दर्जन से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों में इसे हानिकारी ठहराया गया है। स्थायी समिति की पड़ताल में उजागर हुआ कि 1972 में खेसारी की हानि रहित नई किस्म निर्मल की किसानों तक पहुंच नहीं हुई। 22 वर्षों के बाद भी इसके प्रभाव का आकलन नहीं हुआ। समिति की राय थी कि कम विषाक्तता वाली किस्मों के विकास के साथ प्रसंस्करण पर ध्यान दिया जाए, लेकिन प्रतिबंध के नाते केंद्र या राज्य सरकारों ने खेसारी पर अनुसंधान में निवेश से परहेज किया। बहुत अच्छी वैरायटी लेकर के चंदौली में हम चाहे कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन हो करके इसका हम ये करा लें, सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करें। मना कर दिएगा कि नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये आप नहीं कर सकते सीट। अब इसका मतलब जब एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो अपने सामने रख के कर रहा है, उसको भी जब आप नहीं अलाउ कर रहे हो कि हाँ सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो आप बताइए कि किसान के पास सर्टिफाइड सीड और बेटर सीड आपका तो कहाँ से वो लेकर के आएगा। तो इनडायरेक्टली आप उसको फोर्स कर रहे हो कि जो तुम्हारे पास पुरानी वैरायटी हाई टॉक्सिन कंटेंट है उसी को रखो, उसी को लगाओ, उसी को ग्रो करो, वही खाओ। खेसारी की खास तौर पर एशिया और अफ्रीका में 150 प्रजातियां मिलती हैं। भारत में 4 प्रजातियां हैं और इनका वर्गीकरण फूलों के रंगों से होता है। बीजों के आकार भी अलग अलग हैं, लिहाजा 56 तरह की खेसारी दाल होती है। दूसरे बहुत से देशों में, यहाँ पर खासकर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में, कांगो वगैरह सब जगह में ये होता है और वहाँ पर लोग इसको यूज कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसे लेकर मतभेद हैं। इसे दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया की फसल माना जाता है, तो कुछ विज्ञानी खेसारी की जन्मस्थली भारत को ही मानते हैं। भारत सरकार ने इकार्डा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खेसारी को सुरक्षित सेवन लायक बनाने को धन दिया। इकार्डा की परियोजना देश के 124 गांवों में 267 हेक्टेयर इलाके में चल रही है और नई प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है। सरकार जो नई बीज देते हैं, वहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से आता है बीज जो है, तो हमारे यहाँ ये प्रोग्राम जो है 4-5 साल से चल रहा है। इसमें वो लोग 2 वैरायटी दिए थे, एक तो है महातिवड़ा का और दूसरा है प्रतीक का। तो दोनों तिवड़ा का जो उत्पादन है पिछले जो पुराने जो तिवड़ा है उससे डबल के बराबर है। आज भी खेसारी दाल का सेवन सबसे अधिक गरीब ही कर रहे हैं, लेकिन बीते दशकों में फूड हैबिट में बदलाव आया है। PDS से तमाम लोगों को खाद्य सुरक्षा मिली है और गेहूं चावल उपलब्ध हैं, लिहाजा इसके साथ खाने में ये उतनी घातक नहीं रही। खेसारी की विषाक्तता खत्म करने की तकनीकें भी हैं, लेकिन अब भी सबसे बड़े दायरे में विषाक्त परंपरागत प्रजातियां ही बोई जा रही हैं। गरीबों के बीच अब भी जागरूकता का स्तर कमजोर है। हम क्या करें, किस तरह इसको यूज करें, उपयोग करें कि इसमें नुकसान नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि ज़मीनी स्तर से, वो चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो और मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए कि अगर खेसरी दाल का उपयोग करना है तो इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। खेसारी दाल उत्पादन के सबसे खतरनाक चिन्हित इलाकों में विंध्य शामिल रहा है। 1955 में डॉक्टर MP द्विवेदी ने रीवा में ही सबसे अधिक काम किया। उनकी रिपोर्ट ही इस पर प्रतिबंध लगाने का आधार बनी। डॉक्टर MP द्विवेदी तो खेसारी की खेती पर ही रोक लगाने के पैरोकार थे, लेकिन इनके खतरों से गरीब सदियों से परिचित रहे हैं। कई लोकगीत इस खतरे के दस्तावेजी साक्ष्य हैं। करियर मटरा पियर पिसान, जाके खाए गोड़ नसान, हाले चुवई मटके कूल, जा देखो मटरा के सूल। खेसारी दाल के उत्पादन की जो परिस्थितियाँ थी बहुत जिले इलाकों में थी, वो अब करीब खत्म हो चुकी हैं। उसके बारे में अब खेसारी दाल कोई नहीं खाना चाहता। पहले तो गरीब और सामंत का फ़र्क था कि सामंत अरहर खाता था, गरीब खेसारी खा लेता था। अब ना सामंत खाने वाला है ना गरीब खाने वाला है। भारत में लेथरिज्म का पहला मामला 1833 में उजागर हुआ। बाद में कई राज्यों में मामले सामने आए। रीवा रियासत में 1922
1927 और 1959 में इसने भारी तांडव मचाया। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई जिले चपेट में आए। इसने बहुतों को लंगड़ा और विकलांग बनाया। 1907 में भयानक सूखा हुआ तो रीवा महाराज वेंकट रमण सिंह ने खेसारी की खेती पर ही प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ये बहुत कारगर नहीं रहा। इसी तरह इसकी बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध भी असरदार नहीं रहा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शांतिलाल कोठारी खेसारी दाल से प्रतिबंध हटाने के लिए 3 दशकों से लड़ रहे हैं। भारत सरकार के सामने कई बार अर्जी दी और तमाम कमेटियों में भी अपनी बात रखी। उनकी ही कोशिशों से 2008 में महाराष्ट्र में खेसारी से प्रतिबंध हटा। डॉक्टर कोठारी ने कई बार अनशन भी किया। बीते साल उनका अनशन तोड़वाने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। तभी उन्होंने कहा था कि इससे प्रतिबंध हटना चाहिए। वो भारत सरकार से प्रतिबंध हटाने की वकालत करेंगे। डॉक्टर कोठारी का दावा है कि खेसारी हानिकारक नहीं है, लेकिन बीजों पर कब्जा जमाने वाली कंपनियों ने इसे बदनाम किया है। प्रोटीन अगर हम दूसरे दलहन की तुलना में देखें तो इसमें लगभग 28 से 32% है। प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये तो अति पौष्टिक दाल है, जो पानी जमा हो जाने में भी जिंदा रह जाता है, पानी बिल्कुल नहीं रहने पे भी जिंदा रहता है, और उतेरा बोदो तो अपने आप पहलवान जैसा खड़ा हो जाता है। यानी ये सब परिस्थितियों में जूझने में अपने आप में सक्षम है। और ऐसे दलहन को अगर बढ़ाया जाए या इसको थोड़ी सी भी प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं समझता हूँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में समय नहीं लगेगा। कई बुराइयों के साथ खेसारी खूबियों से भी भरपूर है। इसकी बुआई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर अधिकतम 30 नवंबर तक होती है। उतेरा पद्धति में किसान धान काटने के 20-25 दिन पहले खेसारी का बीज खेतों में छिटक देते हैं और खासी उपज पा जाते हैं। दालों में यही सबसे सस्ती है और अब भी 35 से 40 रुपए किलो में मिल जाती है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह खेसारी से प्रतिबंध हटाने के पैरोकार हैं। उनकी राय है कि नई प्रजातियां घातक नहीं हैं, लेकिन इस पर हुए अनुसंधानों की कहानी भी अजीबोगरीब है। खेसारी की पहली उन्नत प्रजाति पूसा 24 1973-74 में रिलीज हुई। विख्यात वैज्ञानिक एस.एल. मेहता का इसमें अहम योगदान रहा। ICMR ने भी इस पर मुहर लगा दी। फिर निर्मल और रतन आई, लेकिन इनकी पहुंच सीमित दायरे तक रही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने प्रतीक और महातिवड़ा 2007 में विकसित किया। ये सभी प्रजातियां 100 से 115 दिनों में तैयार हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं खेसारी की नई किस्मों के बारे में। प्रतीक, इसमें विषाक्त तत्व 0.07 से 0.08 तक है। उत्पादकता 906 से 1275 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दूसरी है महातिवड़ा। इसमें विषाक्त तत्व 0.074% तक हैं। उपज 14 से 19 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। जो विषाक्त तत्व है वो 0.07 है। तो 0.07 यानी नेग्लिजिबल, नगण्य, यानी लगभग देसी किस्मों से अगर हम आकलन करें तो लगभग 100-150 गुना कम, तो बिल्कुल नगण्य है। और जबकि फैक्ट ये कहता है, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स कहते हैं कि लगभग अगर 220 ग्राम दाल या 220 ग्राम तिवड़ा दाल प्रतिदिन लगातार अगर 3 से 6 महीना कोई व्यक्ति खाएगा, तब ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। और आज की स्थिति अगर हम देखें तो दाल ही 27 ग्राम उपलब्ध है, तो 222 ग्राम की तो सोच कल्पना करना भी बेकार है। तो हम मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि जबरन हम इस इशू में उलझे हुए हैं। बेशक खेसारी दाल की नई किस्में कम नुकसानदेह हैं और इनमें उत्पादकता भी खूब है, लेकिन 55 वर्षों से प्रतिबंधित खेसारी को मुक्त करने की पहल पर कई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम हाल के झटके के नाते उठाया है। पहली बार बफर स्टॉक भी बना। दलहन की कम पैदावार के नाते मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। भारत में प्रति हेक्टेयर करीब 700 किलोग्राम दाल उत्पादन होता है,
जबकि फ्रांस में 4219 किलोग्राम। हमें हर साल 220 लाख टन दालों की जरूरत पड़ती है। करीब 40 लाख टन दालें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। शायद इसी नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में इस दफा खास तौर पर दालें रही हैं। दलहन विकास की दिशा में वैज्ञानिक भी कोशिशें कर रहे हैं। ऑनरेबल पीएम ने नारा दिया है ना, फ्रॉम लैब टू लैंड। तो टेक्नोलॉजी को लैब टू लैंड में ले जाना है, साइंटिस्ट को लैब टू लैंड नहीं जाना है। साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करे और टेक्नोलॉजी लैब टू लैंड जाए, वो जाएगी कृषि विभाग के माध्यम से। जिसको जो काम करना है वो अपना काम करे, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी डेवलप करे और कृषि विभाग उसको किसान के पास ले जाए। ये वर्ष 2016 अंतर्राष्ट्रीय पल्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अधिक से अधिक हमारे वैज्ञानिक सभी कृषि विज्ञान केंद्र के महाविद्यालय के किसानों के यहाँ जाकर के इस पर जागरूकता लाई जा रही है। भारत में अरहर, चना, मटर, उड़द, मसूर जैसी 14 किस्म की दालें पैदा होती हैं। चना और मसूर में तो हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। लेकिन सिंचित इलाकों में महज 16% दालें पैदा हो रही हैं और किसानों में दलहनों के प्रति उत्साह नहीं है। वहीं असिंचित इलाकों में 84% दालें पैदा हो रही हैं। 5 वर्षों से अरहर की जो कीमत 70 से 80 रुपए किलो बनी थी, वो 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। हमारी सालाना जरूरत 226 लाख टन है, जबकि घरेलू दाल उपलब्धता 170 लाख टन है। दालों की सालाना मांग 9 लाख टन के हिसाब से बढ़ रही है। तो इस तस्वीर के बीच क्या खेसारी एक सहारा दे सकेगी या फिर इस खतरनाक दाल से दूर रहने में ही भलाई है? तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अगर हमें दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है तो ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है और खेसारी दाल जैसी उपेक्षित दालों को भी हमें थाली में जगह देना होगा, बशर्ते कि उसके विषाक्त तत्वों को हटाकर और नई प्रजातियों को लोगों के बीच लाया जा सके और तभी शायद आम आदमी के भोजन में दालें नसीब हो सकेंगी। दालें अभी आसमान पर हैं, 200 रुपये किलो तक चली गई हैं और आम आदमी उसे खाने की स्थिति में नहीं है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।